हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है वेपर प्रेशर। ठीक है, देखिए वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर वाटर फिल किया हुआ है। ठीक है, देखिए कंटेनर के अंदर वाटर फिल किया हुआ है। इसमें टू टाइप ऑफ प्रोसेस हो सकती है। फर्स्ट प्रोसेस क्या, इवेपोराइजेशन या वेपोराइजेशन अपन कह सकते हैं, इवेपोराइजेशन। ठीक है, और दूसरी प्रोसेस चलेगी साथ में कंडेंसेशन। ठीक है, ये टू प्रोसेसेस में कंटिन्यू चलेगी। देखो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे इनको एनर्जी मिलेगी तो ये वाटर सरफेस को छोड़ेंगे और वाटर सरफेस को छोड़ करके वेपर फेज में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे वेपर की क्वांटिटी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, एक प्रोसेस और चालू होती है जिसको अपन बैकवर्ड प्रोसेस कहते हैं। उसमें क्या होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर फेज से वापस लिक्विड फेज में आ जाते हैं। तो ये वाली प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स वापस से लिक्विड फेज में आ रहे हैं वो कंडेंसेशन कहलाएगी, और जिसमें इवेपोराइजेशन होके लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फेज में जा रहे हैं वो इवेपोराइजेशन कहलाएगी। ठीक है, तो इसको आप इवेपोराइजेशन बोलेंगे और इसको आप बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, देखिए ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। प्राइमरीली क्या होता है कि इवेपोराइजेशन फास्ट होता है और कंडेंसेशन स्लो होता है। फिर जैसे जैसे यहाँ वेपर की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, रेट ऑफ इवेपोराइजेशन डिक्रीज होती है और रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होती है। और एक समय ऐसा होता है जब रेट ऑफ इवेपोराइजेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाती है। इस वाली स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ये कौन सी स्टेट आ गई, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर लिक्विड की वेपर के द्वारा लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर ही क्या कहलाता है, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। उसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड in equilibrium state on the surface of liquid is called the vapor pressure। ठीक है, यानी कि वाटर की सतह पर इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर वाटर की वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। ठीक है, दैट कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हमें देखना है। देखिए सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फर्स्ट देखिए नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, देखिए नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। हमने यहां ले रखा है वाटर। ठीक है, वाटर जो है, इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 1 बार प्रेशर के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हम बात करें एल्कोहल का। ठीक है, बात करें किसकी, एल्कोहल की। और हम बात करते हैं किसकी, ईथर की। इसमें ले रखा हमने ईथर। ठीक है, अब देखिए इनके अंदर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वो है किसका है, वाटर का है। वाटर से कम किसका है, एल्कोहल का है। और एल्कोहल से भी कम किसका है, ईथर का है। ठीक है, अब हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स हाई होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा किसमें, वाटर में है, उससे कम एल्कोहल में और उससे कम किसमें, ईथर में है। क्लियर?
अब देखो वेपोराइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके ऊपर जाते हैं। यानी यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है उसको ब्रेक करेंगे और उसको ब्रेक करके वेपर फेज में चले जाएंगे। अब देखिए इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस सबसे ज़्यादा यहाँ है, ठीक है। तो ऊपर वेपर फेज में जाने वाले मॉलिक्यूल्स है ना वो कम होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स उतने ही कम जा पाएंगे वेपर फेज के अंदर। यहाँ अट्रैक्शन फोर्स वाटर से कम हो गया तो वाटर से कुछ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले जाएंगे। और यहाँ जो है यहाँ अट्रैक्शन फोर्सेज और भी कम है तो और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले जाएंगे। यानी जितना अट्रैक्शन फोर्स कम होगा उतना ही क्या इजीली मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके वेपर फेज में चले जाएंगे। क्लियर? आगे बात समझ में? तो देखिए नेचर ऑफ वेपर में एक तो हम बात करते हैं ईथर की, ठीक है, फिर एल्कोहल और फिर वाटर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सॉरी बात करें हम अट्रैक्शन फोर्सेज की, अट्रैक्शन फोर्सेज इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज जो है वो सबसे ज़्यादा किसके होंगे, वाटर के, फिर एल्कोहल के, फिर ईथर के, ठीक है। क्लियर? लेकिन ध्यान रखना इनमें मोलिकुलर वेट लगभग हमने को इक्वल लेना है, अबाउट इक्वल इनको लेना है। अब देखिए बात करते हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर, वो वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसके अंदर इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज कम है उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि ईथर का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा, फिर एल्कोहल का ईथर से कम और वाटर का एल्कोहल से भी कम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज जो हैं वो सबसे कम है। क्लियर? और यहाँ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्सेज बढ़ेंगे वैसे वैसे जो वेपर प्रेशर है वो कम होता जाएगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब इजीली अपन इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अपने को पता है तो अट्रैक्शन फोर्सेज उसी ऑर्डर में होते हैं। क्लियर? सेकंड देखिए, सेकेंड मेन फैक्टर है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है। देखो हमें पता है कि टेम्परेचर दो वर्क करता है, टू वर्क करता है। फर्स्ट वर्क इसका क्या है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड ऑफ मोलिक्यूल, ठीक है। तो मोलिक्यूल की स्पीड को यानी कि काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, इंक्रीज करता है टेम्परेचर। दूसरा वर्क क्या करता है कि यदि टू मॉलिक्यूल्स है, वन मॉलिक्यूल ये और वन मॉलिक्यूल ये, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने का काम करता है। ये दो कार्य किसके द्वारा होते हैं, टू वर्क होते हैं। किसके द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा। फर्स्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है यानी कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल को इंक्रीज करता है। और सेकंड क्या है, ब्रेक डाउन द अट्रैक्शन फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्सेज हैं उनको भी तोड़ता है। क्लियर? अब इन दोनों से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा यानी स्पीड को इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल्स है ना लिक्विड से वेपर फेज में बहुत तेजी से जाएंगे। दूसरा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को वेपर फेज में जाने के लिए अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना जरूरी है। तो ब्रेक करने का काम भी कौन कर रहा है, टेम्परेचर कर रहा है। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और जो अट्रैक्शन फोर्सेज हैं वो ब्रेक होंगे और मॉलिक्यूल इजीली किस में चले जाएंगे, वेपर फेज में चले जाएंगे।
इस कारण से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर वेपर प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। देखिए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करता है वो हमें समझना है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये एक कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या कर रखा है, कोई भी सॉल्वेंट रख रखा है। जैसे मान लीजिए कि सॉल्वेंट है अपने पास में वाटर, ये वाटर है, ठीक है। इसमें क्या है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट मान लीजिए, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। और फिर सेकंड कंडीशन हमने ली इसी की, यानी फर्स्ट कंडीशन में तो क्या है, ये प्योर है, और सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, इसमें कोई न कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या बन गया, सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट कौन है, सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें प्रेजेंट है। तो देखिए इस कंडीशन में और इस कंडीशन में डिफरेंस क्या है, यहाँ इस वाटर सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके आएंगे, वो आएंगे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सम वाटर सरफेस सराउंडेड बाय सोल्यूट मॉलिक्यूल दैट इज नॉन वोलेटाइल, जो कि नॉन वोलेटाइल है, उनके द्वारा ये सराउंड कर लिए जाएंगे। अब देखिए आपको खुद को समझ में आ रहा होगा कि पहले जो वेपोराइजेशन हो रहा था इस कंप्लीट सरफेस के द्वारा हो रहा था वेपोराइजेशन, ठीक है। अब वेपोराइजेशन हो रहा है, उस वेपोराइजेशन होने वाली सरफेस का एरिया है वो डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो तो वेपोराइज होगा नहीं, ना ही वो वेपोराइज होने देगा। क्यों, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट भी करेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट करने पर कुछ मॉलिक्यूल्स है ना वो इसके अट्रैक्शन के द्वारा रुकेंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स है वो इनके सरफेस एरिया के कम होने के कारण रुक जाएंगे। तो यहाँ वेपर जो है इसकी अपेक्षा कम बनेगी, इसके कंपैरिजन में यहाँ वेपर कम बनेगा और यहाँ वेपर ज़्यादा बनेगा। यहाँ वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, और यहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर लो होगा, ठीक है। रीजन आ गया ना समझ में, क्लियर। रीजन क्या है, रीजन ये है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कुछ वाटर सरफेस या सॉल्वेंट की सरफेस को कवर कर लेते हैं। तो जब ये सरफेस को कवर कर लेंगे तो वेपर बनाने वाली सरफेस का एरिया कम हो जाएगा, और वेपर बनाने वाली सरफेस का एरिया कम हो गया, इसका मतलब कम वेपर बनेगी, वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर भी कम होगा, क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिस सॉल्यूशन में है उसका वेपर प्रेशर ऑलवेज लेस होगा बजाय इसके प्योर सॉल्वेंट के, ठीक है। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कौन सा, जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व है, क्लियर, जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व है। हाँ देखिए एक बात और ध्यान रखिए यहाँ, वो एक विशेष बात क्या है, देखिए यहाँ हम कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर यहाँ भी है और वेपर प्रेशर यहाँ भी है। यहाँ क्या है, प्योर वाटर है या प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ सॉल्यूशन है जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अब मैं आपको यह कहूँ कि यहाँ जो वेपर है वो वेपर किस कंपोनेंट की है, ठीक है। तो
वो कंपोनेंट कौन है? सोलवेंट यानी कि वाटर, ठीक है। और यहां वेपर कौन से कंपोनेंट की है? तो यहां देखिए यहां भी ओनली सोलवेंट ही है कंपोनेंट। वेपर कौन से कंपोनेंट की है? ओनली सोलवेंट की है। क्यों? क्योंकि जो सोल्यूट है वो तो क्या है? नॉन वोलेटाइल है, जो वेपर बना ही नहीं रहा, ठीक है, क्लियर। तो यहां सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ओनली फॉर सोलवेंट, ठीक है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके कारण से है? ओनली फॉर सोलवेंट। और प्योर में भी क्या था? ओनली फॉर सोलवेंट, क्लियर।